नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का जो है नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए। आज जो कि चैप्टर नंबर ये जो है आपका 11 है, सीवेज कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो आपका ड्रेनेज जो हमको पढ़ना है, ड्रेन और ये सब ना, वो हम लोग ड्रेन वाला सिस्टम पढ़ लेंगे आपका वहां पर। जो इसका ड्रेनेज वाला आएगा चैप्टर उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो उसको आप लोग उतना नहीं ध्यान दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं 11। ठीक है, ड्रेनेज वाला पूरा सिस्टम हम लोग, इसका एक ड्रेनेज करके पूरा चैप्टर है, तो वहां पे पढ़ लेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ सरफेस ड्रेन है। ठीक है, तो वो सब ड्रेन वगैरह वहां पे देख लेंगे। क्लियर, तो उस पर ध्यान न दीजिए ज़्यादा। आप लोग जो नए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो हम वो सोच रहे हैं कि वो टॉपिक जल्दी कवर कर दें जो एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनको जल्दी से कंप्लीट करा देते हैं। तो क्योंकि इसमें 2 ही 3 चैप्टर हैं, उनको जल्दी से कंप्लीट करा देते हैं। तो ये वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, और टनल का बना रहे हैं उसको भी ये 2-4 वीडियो करके एक साथ डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज। ये चैप्टर नंबर आपका है, ठीक है, चैप्टर नंबर है 11। क्लियर, चैप्टर नंबर है 11। क्लियर, तो चैप्टर नंबर 11 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर आईएस कोड वगैरह, तो भैया उसमें सब यही मेथड अपनाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यही एनालिसिस भी है इसका। बाकी आप उसमें और भी सारी चीजें इसकी होती हैं, तो उन सब पे नहीं देखेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ही अगर आप पढ़ के जाओगे, तो मैं बता रहा हूँ उतने में ही आपका पूरा काम हो जाना है। फालतू का आप बुक पर इस सब पर अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा दे रखा है, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज का यहाँ पे मतलब ये है कि सीवेज की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, सीवेज की क्या विशेषताएं होती हैं उनको हम लोग यहाँ पे समझना है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता यही है कि विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है, सीवेज की विशेषताएं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, सीवेज की विशेषताएं। क्लियर, विशेषताएं। अब इसमें जो हमारी विशेषताएं कौन कौन सी होंगी इनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 तरह के हैं। ठीक, विशेषताएं इसमें 3 तरह के हैं। एक है फिजिकल भौतिकी विशेषताएं, दूसरा केमिकल है जिसको रासायनिक बोलते हैं, और तीसरा बायोलॉजिकल है जिसको जैविकी बोलते हैं। ठीक है, इसको बायोकेमिकल ना कर लीजिएगा, बहुत लोग बायोकेमिकल कर लेते हैं। तो आप लोग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कैरेक्टरिस्टिक, इन तीनों के बारे में देखेंगे, और बस इनका थ्योरी देखना है। बाकी जो कंपोजिशन वगैरह है, रिएक्शंस वगैरह, उन पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। बस आपसे वहां पर एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि सीवेज के कैरेक्टरिस्टिक पर प्रकाश डालिए, या इनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करिए, या फिर आपसे कोई फिजिकल का पूछ सकता है, केमिकल का पूछ सकता है, इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, भौतिकी विशेषताओं पर। तो पहला हमारा क्या है, कलर। और ये सारा आपने जो वाटर में पढ़ा है कुछ उसी जैसा यहाँ पर भी अप्लाई होगा, बट यहाँ पे हम लोग सीवेज के लिए पढ़ेंगे। और सीवेज सभी लोगों को पता है कि आपका जो घरों से निकलता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, वही कूड़ा कचड़ा जो भी निकलता है लिक्विड फॉर्म में, तो वही है आपका सीवेज। ठीक है, तो उसका जो कलर होता है ना, कैसी उसकी विशेषता होगी कि हमारा जो फ्रेश सीवेज का अगर हम लोग देखें रंग, अगर फ्रेश सीवेज है, फ्रेश सीवेज का मतलब क्या, जो सीवेज निकल रहा है उसका मतलब तुरंत निकला हुआ, ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद उस सीवेज को देख रहे हो आप। गंदा तो है ही, वो काफी गंदा दिखेगा ही, बट फ्रेश रहता है वो। तो ठीक है, अब पानी जैसा फ्रेश नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेश जब वो नया निकलता है। ठीक है, तो फ्रेश सीवेज का रंग हल्का भूरा होगा और पीला होगा। अब देखो हल्का भूरा पीला रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो 1-2 दिन 3 दिन बीतता जाता है, वो और ज्यादा क्या होता है, डार्कनेस उसमें आने लगता है। ठीक है, तो बासी सीवेज जैसे कि सेप्टिक या स्टील सीवेज, तो सेप्टिक टैंक वगैरह जहाँ पे होते हैं, वो सीवेज जाकर वहां पे सेप्टिक टैंक में चला जाता है, और वहां 2-4-10 दिन उसके अंदर रहकर क्या होता है, वो बासी होने लगता है। तो भैया जब बासी होगा तो उसका रंग क्या होगा, रंग काला या भूरा काला हो जाता है। ठीक है, भूरा काला देखेंगे आप, ब्लैकिश टाइप का हो जाता है। क्लियर, तो ऐसा इसकी विशेषता है कलर में। तो ताजा होगा तो कैसा होगा, हल्का भूरा होगा, पीला होगा, और यदि वो बासी हो जाएगा तो ये काला और भूरा काला होता है। क्लियर, जब सीवेज जब सीवेज से पूरा ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो सीवेज सेप्टिक बासी हो जाता है। समझ रहे हो,
अब जब सीवेज निकलता है तो उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है। उस उपस्थिति के कारण क्या होता है कि उसके अंदर डिकम्पोजिशन होता रहता है, ठीक है। उसके अंदर डिकम्पोजिशन होता रहेगा। जैसे डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है, तब वो सीवेज क्या कहा आपका सेप्टिक हो जाता है, ठीक है। एक तरह से देखें तो कॉम्पैक्टेड हो जाएगा, तभी वो सेप्टिक टैंक में ही आप लोग देखते हैं काफी लोग सेप्टिक टैंक में जो सीवेज जाता है उसी में क्या होता है सड़ता है और उसी में सेटल हो जाता है। उसको लोग सफाई करवा देते हैं कर्मचारियों से, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, सीवेज से कलर को कोगुलेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सीवेज को भी ट्रीटमेंट इसलिए हम लोग करते हैं कि डायरेक्टली आप इसको नदी में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, ठीक। जितने लोग अगर माइंड में होगा कि कूड़ जो हमारे गंदगी शहर से निकलती है, जो गंदे पानी निकलते हैं, जो सीवेज होते हैं, वो डायरेक्टली नदी में नहीं प्रवाहित किए जाते हैं। अरे कहीं होते करते होंगे लोग, अलग बात है, बट रूल इज रूल जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। रूल ये है कि पहले उनका हम लोग क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। वो मिलाने लायक पानी है या नहीं, मतलब सॉरी सीवेज है या नहीं, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। अगर है तभी मिलाएंगे, नहीं तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें भी कोगुलेशन प्रोसेस होगा। कोगुलेशन प्रोसेस मैंने बता दिया है, बहुत बार बताया है वाटर वाले में, ठीक है। तो कोगुलेशन प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। दूसरे हम लोग यहाँ पे अगर विशेषता पे देखेंगे तो टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, तो तापमान बढ़ने पर जैविक सक्रियता बढ़ जाती है। अब जैविक सक्रियता मतलब जो उसके अंदर एक तरह से देखें तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट रहता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तेजी से सड़ने सड़ने लगेगा, ठीक है। और उसकी जैविक जब सक्रियता बढ़ जाएगी ना, तो एक तरह से देखिए तो जल्दी से वो क्या होगा, सेप्टिक हो जाएगा। क्लियर। आगे की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। आगे की हम लोग यहाँ पे बात करें, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तापमान बढ़ाने पर सीवेज की श्यानता कम हो जाती है, मतलब डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और वो जो देखें तो वो क्या करता है कि सूखने लगता है, ठीक है। तो तापमान बढ़ने पर क्या होगा, सीवेज की श्यानता कम हो जाती है। तापमान बढ़ाने पर गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। तो उस देखिए सभी जितने सीवेज होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि कुछ न कुछ गैसें घुलित रहती हैं, और वो विषैली गैसें होंगी जो कि नुकसानदायक होंगी आपके लिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, अब कचड़ा है तो उसमें गैसेस वैसी तरह से होंगी, फाउल गैसेस, ठीक है। तो सामान्यतः वाटर सप्लाई की तुलना में सीवेज वाटर का तापमान अधिक होता है, ठीक है। तो वाटर सप्लाई का जो टेम्परेचर होगा उससे अधिक ही टेम्परेचर सीवेज वाटर का रहता है। क्लियर, समझ रहे हो। अब आप ही सोच लो कि पानी आप लोग पीते हो तो ठंडा रहता है, लेकिन कभी कभी अगर आप पैर चला जाए आपके गटर वगैरह में, देखिए वो गर्म 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 सा फील होता है हल्का सा, ठीक है। वो रीजन ये होता है कि इसकी तुलना में इसका जो पानी है वो ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। भारत में औसतन तापमान जो है 32 से 40 डिग्री होता है। ये किसका तापमान यहाँ पे बता रहा है, सीवेज वाटर का तापमान बता रहा है कि 32 से 40। लेकिन पानी क्या है आपका, पानी तो देखेंगे आप जितना टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्री, उस पर भी हो सकता है 24 डिग्री होगा, ठंडी ज्यादा और कम होगी 20 डिग्री हो जाएगा, और ठंडी कम होगी तो 10 डिग्री हो जाए, डिपेंड अपॉन योर जो है आपका क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, आगे ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पे बात करेंगे तो सामान्यतः फ्रेश सीवेज ऑर्डरलेस माना जाता है, लेकिन वास्तव में आयली एंड सॉपी ऑर्डर फ्रेश सीवेज को जो है इंडिकेट करता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ऑयली की यहाँ पे बात हो रही है। जब पानी आप लोग मान लीजिए आपने घरों में यूज किया, किचन वगैरह मान लीजिए ऑयल वगैरह लगा हुआ है, उसमें बर्तन वगैरह धुले, अब वो क्या किया, ऑयली पानी हो गया। अब सॉपी में यहाँ बात करें, जैसे आप नहाते हो, साबुन लगाते हो, नहाओगे, तो भैया उस तरह से क्या होगा वहां पर, उसकी ऑर्डर मतलब गंध, ठीक है। ऑर्डर मतलब क्या है, गंध, उसी हिसाब से उसकी बदबू आएगी, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन कैसा आप यूज करते हो, कैसा वो सीवेज निकलता है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हम्म। अब हम लोग आगे बात करेंगे तो वेस्ट वाटर में गंध प्रायः कार्बनिक पदार्थों के विघटन के कारण उत्पन्न गैसों के द्वारा होता है। अब जिसको अभी भी डाउट हो कि भैया कार्बनिक पदार्थ है क्या, तो भैया याद कर लो कि कार्बनिक को हिंदी में बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक।
ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल कार्बनिक पदार्थ। अब कहेंगे सर ऑर्गेनिक मटेरियल क्या चीज है, तो भैया ऑर्गेनिक मटेरियल आपका जैसे पत्ती हुई, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक, पेड़ पौधे हो गए, पत्ती हो गई, इन सबके सड़ने की वजह से क्या होगा, सड़ने की वजह से, क्लियर, ये सड़ने की वजह से जो इनके अंदर गैसेस उत्पन्न होंगी वही हमारा क्या उत्पन्न गैसें के द्वारा इसमें गंध आती है, ठीक है। पेड़ पौधे पत्ती सड़ेंगे, ठीक है, वो सब क्या ऑर्गेनिक मटेरियल है, कार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक में क्या होगा, जैसे सिल्ट वगैरह, सैंड वगैरह, इस तरह से, ठीक है। टर्बिडिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, गदलापन की बात करें, ठीक है, हिंदी में गदलापन बोलते हैं। सीवेज में गदलापन होने के कारण कुल ठोस टोटल सॉलिड जैसे पेपर के टुकड़े, फल तथा सब्जी के छिलके, एल्गी, ग्रीस और साबुन के द्वारा होता है, ठीक है। तो टर्बिडिटी जो है अगर देखें तो गंदा जो होगा टोटल सॉलिड, जैसे पेपर वगैरह का टुकड़ा होगा तो वो भी घुल जाता है, फल वगैरह, ये सारी चीजें उसमें क्या होते हैं, घुलित होते हैं, इसकी वजह से पानी गंदा हो जाता है, ठीक है, गंदापन आ जाता है उसके अंदर। तो ये टेस्ट भी हमने बताया था ना पहले, ठीक है, आप लोग को क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अब यहाँ पे देखिए तो टर्बिडिटी जितना अधिक होगा सीवेज ही उतना स्ट्रांग होता होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर सीवेज स्ट्रांग, मतलब ये नहीं कि उसको आपसे लड़ाई करेगा, मीन्स कि कितना ज्यादा सीवेज देखें तो सीवेज की तरह है। देखिए कोई गंदा व्यक्ति है तो उसकी एक गंदगी भी होती है, कितना ज्यादा गंदा है तो कहेंगे ना भाई उसकी एक क्वालिटी है, उसी तरह से सीवेज भाई गंदा तो होता ही है, लेकिन वो कितना ज्यादा गंदा है उसकी भी एक क्वालिटी है, ठीक है। तो टर्बिडिटी जो है हमारी वो अधिक होगी अगर, तो सीवेज भी क्या होगा, अधिक स्ट्रांग होगा, जाहिर सी बात है भाई, जितना गंदापन होगा उतना ज्यादा उसकी स्ट्रांगनेस रहेगी, क्लियर। अब वो स्ट्रांगनेस हमारे फायदे के लिए नहीं रहेगा, वो हमारे नुकसानदेह के लिए ही है, समझ रहे हो, वो फायदे के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, फिजिकल देखा, जो कि हम लोग आंखों से जो दिखाई दे रहा था फिजिकल, उस तरह से हमने उसकी विशेषताओं को देखा। अब हम लोग यहाँ पे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कैसे केमिकल इसकी जो है रासायनिक विशेषताएं इसमें कैसे होती हैं, कौन कौन सी, देखिए। तो सबसे पहले हम पीएच पे बात करते हैं, पीएच की मान के बारे में बात करते हैं, और सबको पता है हर एक लिक्विड का कुछ ना कुछ पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। तो फ्रेश सीवेज की प्रकृति जो देखें तो क्षारीय होती है। तो जो सीवेज होता है, अगर वो फ्रेश सीवेज डायरेक्टली घरों से निकल रहा है तो वो क्या होगा, क्षारीय होता है। 7 से थोड़ा अधिक, जबकि देखें कि बासी सीवेज की प्रकृति अम्लीय होता है। तो जो बासी सीवेज होगा वो अम्लीय हो जाएगा, लेकिन ताजा जब निकलेगा तो वो क्षारीय रहेगा, लेकिन 7 से अधिक इसकी वैल्यू होगी पीएच की। क्योंकि कार्बनिक पदार्थों के विघटन से सीवेज में एसिडिक उत्पन्न होने लगता है। कहेंगे कैसे सर, देखिए, जब आपके घरों से, ठीक है, आपके घरों से क्या होगा कि सीवेज निकला, मान लीजिए ये सीवेज पाइप अब यहाँ इसके द्वारा पाइप द्वारा आगे बढ़ा, अब आएगा, अब उसके साथ साथ छिलके भी चले आएंगे, कुछ भी कूड़ा करकट अंदर पानी में घुलते हुए चले आएगा। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर डिकम्पोज होने लगेगा। भाई जब डिकम्पोज होगा तो अब अंदर इसके जो है गैसेस तमाम उत्पन्न होंगी, और जब गैसेस उत्पन्न होंगी, डिकम्पोज होगा तो पानी अगर इसमें है तो पानी का जो अगर देखें तो पीएच वैल्यू भी तो चेंजेज होगा, जाहिर सी बात है चेंज होगा। तो जो पीएच वैल्यू आपकी है ना वो क्या होगा, एसिडिक होने लगता है, ठीक है भाई, ज्यादा गंदगी होगा, सड़ेगा तो एसिडिक उसमें होने लगेगा, और जिससे सीवेज का पीएच का मान कम हो जाता है, और पता है कि एसिडिक जब होगा तो पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होने लगेगा, मतलब कम की तरफ जाने लगेगा, समझ में आ गया। तो इसका केमिकल क्या बिहेवियर है, सॉरी सॉरी केमिकल विशेषताओं में केमिकल विशेषता क्या है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिजॉल्व गैसेस। तो डिजॉल्व गैसेस में कौन कौन सी इसमें गैसेस घुलित होती हैं, उनको हम लोग यदि बात करें यहाँ पर, तो देखिए डिजॉल्व गैसेस में डिजॉल्व मतलब यही है भैया उसके अंदर घुलित गैस है, ठीक है, CH4।
अब हम CH4 की अगर बात करें तो CH4 यहाँ पर है मीथेन, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, NH3 अमोनिया, O2 मतलब ऑक्सीजन, और N2 मतलब नाइट्रोजन। तो ETC इत्यादि ये सब गैसें क्या हैं, इसमें घुलित गैसेस होती हैं, डिजॉल्व होती है। ठीक है, तो सीवेज में ऑक्सीजन की उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है, जो निम्नलिखित रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो उपस्थिति होती है ना, वो अलग अलग इसमें जो है रूपों में होता है। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो एक होता है आपका इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तीन तरह से इसमें प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो गैसेस आपको मैंने बताया है डिजॉल्व्ड गैसेस, ये डिसॉल्व गैसेस इसमें पाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आगे की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आगे। एक मिनट। चलिए, अब हम कहें कि अगर ये डिजॉल्व गैसेस भैया, सॉरी डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसे रहेगा आपके सीवेज में। देखिए, अब आप क्या है ना कि जो हमारा सीवेज होता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके उसको नदी में प्रवाहित करते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली नदी में नहीं इसलिए प्रवाहित करेंगे कि उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसके कुछ मतलब पैमाने होते हैं, पैरामीटर्स होता है। हर एक उसको टेस्टिंग करेंगे, भाई उस मिलाने लायक है कि नहीं, पता चला उसका जो है घुलित जो में ऑक्सीजन है वो कम है ज़्यादा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर कम होगा तो उसको ट्रीटमेंट करेंगे ताकि ऑक्सीजन की मात्रा आ जाए, तब हम लोग करेंगे। नहीं पता चला नदी के पानी में जो ऑक्सीजन है वो भी कम हो जाएगा, मछली उछली सब मरने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सीवेज में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घुलित ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, तो उसके अंदर जब घुला हुआ रहेगा तो वो घुलित ऑक्सीजन कहलाएगा। जलीय चर के लिए, जलीय चर का मतलब क्या है, जलीय चर का मतलब है यहाँ पर फिश, किससे है, फिश है मतलब मछली से है। समझ रहे हो, और ये क्वेश्चन SSC जेई में भी पूछ चुका है कि मछली के लिए जो है न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो 4 ppm होती है। ठीक है, अब ppm का मतलब भी बताया है कितनी होती है मछली के लिए। तो जलीचर की चाहे कहे चाहे मछली की कहे, न्यूनतम घुलित पानी की मात्रा कितनी होगी, 4 ppm। अब अभी भी जिसको ना समझ में आया कैसे ऑक्सीजन सर घुलित होता है, देखिए, जो पानी होता है ना भैया, पानी क्या होता है, H2O होता है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। तो भैया ऑक्सीजन इसके अंदर मिला रहेगा पानी के अंदर, समझ रहे हो, बिना, तभी तो आप पीते हो तो आपको ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, पीने से भी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा, क्लियर, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा विंकलर्स मेथड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो जो भी इसमें हम डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेंगी उसको रहेगा, उसको हम लोग विंकलर्स मेथड के जो है सहायता से हम लोग क्या करेंगे, मेथड द्वारा हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट का करेंगे। ठीक है, तो ये विंकलर मेथड बस इतना समझिए कि ये विंकलर मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसका आपके सिलेबस में टेस्टिंग वगैरह नहीं है कि हम लोग इसका मेथड को अप्लाई करके पूरा टेस्टिंग वगैरह करें। ठीक है, तो ये हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है जो इसके अंदर घुलित रहता है। क्लियर, चलिए दूसरे बात हम लोग यहाँ करें, ऑक्सीजन कम कंजप्शन। ठीक, ऑक्सीजन, ये हेडिंग जो यहाँ पे पहला इस पे लिख दिया है, ये इस पे न रख के यहाँ पर ये रहेगा पहला आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्लियर, और ये याद कर लेना कि जो हमने बताया था अभी कि फिश के लिए, ठीक है, फिश क्या होता है आपका, जलीचर होता है। तो इसके लिए जो न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन, अगर देखो 4 ppm से कम होगा ना तो मछलियां मरने लगेंगी। ठीक है, इसीलिए जो है उसमें हम लोग उसको ट्रीटमेंट करके तभी नदी में प्रवाहित करते हैं। नहीं तो पता चला कि हमारे जो सीवेज है, सीवेज तो बढ़ जाएगा जब जाएगा नदी में। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी हमारे नदी में। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके तभी हम लोग प्रवाहित करते हैं, ताकि जो नदी का जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो मेंटेन रहे। ठीक है, कहीं पता चला कम होगा और वहां पर मछलियां क्या होंगी, मरने लगेंगी सब। ठीक है, जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए वैसे उनको भी कुछ ऑक्सीजन मतलब चाहिए। इसी वजह से ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन कंजम्पशन की हम लोग जब बात करेंगे तो सीवेज में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जितनी O2 की
जो है देखें खपत करते हैं उन्हें O2 कंजम्पशन कहते हैं। आप कहेंगे सर सीवेज में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, देखिए कार्बनिक तो मैंने बता दिया, पत्ती पौधे ये सब। अकार्बनिक में क्या है कि जो सिल्ट वगैरह, तो इसमें अगर देखें तो इनका क्या होगा कि एक तरह से डिकम्पोजिशन होगा, और जब डिकम्पोज करेंगे ना तो उसमें ऑक्सीजन को इनको आवश्यकता पड़ती है। तो जितनी आवश्यकता पड़ेगी इनको खपत करने में, मतलब जितना इनको आवश्यकता पड़ जाएगी ऑक्सीजन की, वही हमारा क्या कहलाएगा, O2 कंजप्शन, मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन करते हैं। क्लियर। तीसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन डिमांड के लिए सब अलग अलग है। तो जब यहाँ पे डिमांड की हम बात करेंगे तो सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के लिए जितनी ऑक्सीजन की मांग होती है उसे ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब कहेंगे सर कंजप्शन तो मतलब खपत होगा, वही इसमें भी डिमांड होगा, डिमांड जब होगा तभी तो खपत के लिए तो डिमांड करेंगे। देखिए दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पे कंजप्शन की बात करें तो दोनों तरीके से कंजप्शन हो सकता है, कार्बनिक तरीके से भी हो सकता है, अकार्बनिक तरीके से भी हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन डिमांड में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की मांग है उसमें हम लोग यहाँ पर जो कार्बनिक जो पदार्थ होंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे, जैसे पत्तियां, आलू के छिलके वगैरह कुछ भी होंगे, वो क्या करेंगे कि भैया उनको डिकम्पोज होने के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, वो डिमांड करेंगे, तो उसी को हम लोग ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। O2 डिमांड मतलब ऑक्सीजन डिमांड को निम्नलिखित 3 रूपों में हम लोग वर्गीकृत किया जाता है। तो ये 3 रूपों में हम लोग, इसको याद रख लेना, कभी भी संक्षिप्त टिप्पणी में आ सकता है कि थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। अब जो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है भैया, इसको हम लोग शॉर्टकट में टीओडी बोलते हैं, टीओडी बोलते हैं। ठीक है, इसको THOD नहीं, ठीक है, THOD नहीं, इसको TOD बोलेंगे। फिर से लिख लें एक बार, ठीक है, TOD बोलेंगे, और इसको COD बोलेंगे शॉर्टकट में, और इसको BOD बोलेंगे। तो बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि BOD, COD और TOD को बोलते हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब कहेंगे सर ये क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो ये डिमांड है, ये ऑक्सीजन डिमांड उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के लिए जितनी ऑक्सीजन की मांग होगी, इसका मतलब इन तीनों में ऑर्गेनिक मैटर का ही इसमें कुछ कुछ रिलेशन होगा ही, जाहिर सी बात है होगा। क्लियर, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे चर्चाएं होंगी ही होंगी। क्लियर, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड जब सीवेज में उपस्थित, ध्यान से देखिएगा इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा और डिफिनीशन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तीनों में अंतर क्या है। क्लियर, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड की हम लोग बात करें कि जब सीवेज में, सीवेज समझ रहे हो, जब सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा और साथ ही साथ सीवेज में होने वाले अभिक्रिया के दौरान डिकम्पोज होगा, उसके साथ अभिक्रिया भी करेगा आपस में, तो अभिक्रिया के दौरान कुल ऑक्सीजन की मात्रा, कुल ऑक्सीजन जितनी उसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जब वो डिकम्पोज होगा, ज्ञात करने के लिए सीवेज में प्रदान करते हैं। देखो कोई भी मैटर आएगा, चाहे वो छिलका हो, चाहे पत्ती हो, कुछ भी हो, कार्बनिक पदार्थ हो, ठीक है, कुछ भी हो लेकिन कार्बनिक पदार्थ हो, वो जब सीवेज के अंदर आएगा, ठीक है, सीवरेज में आएगा, तो वहां पर डिकम्पोजिशन ही होगा उसका। ठीक है, वो सही नहीं रहेगा, वो उसका डिकम्पोजिशन ही होगा। ठीक है, तो उसमें जब डिकम्पोजिशन होगा तो भाई आपस में रिएक्शन भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सारी जो है जितने उसमें देखें तो डिकम्पोज के जो टोटल हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वही हमारा कहलाता है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा हम लोग इसको प्रैक्टिकली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे इसकी डिमांड कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, उसको जितना जरूरत पड़ता है वो ले लेता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सीओडी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सीओडी क्या चीज है। ठीक है, तो सीओडी देखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, अब इसमें क्या है कि सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में जैविक और अजैविक, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि वो डिग्रेडेबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो उनका जो है डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे भी होंगे, जो ऐसे भी कुछ होंगे जिनका बायोडिग्रेडेबल मतलब जैविक, उनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो सकेगा। क्लियर, उसको रासायनिक ऑक्सीकारकों, तो क्या होगा वो उसमें कुछ
रासायनिक हम ऑक्सीकारक मिलाएंगे, ठीक है, उसके द्वारा जब ऑक्सीकृत होगा तब वहां पर हमारा क्या कहलाएगा, सीओडी। देखिए अब क्या होगा कि रासायनिक ऑक्सीकारकों, अब इसमें कौन होगा, K2Cr2O7, ये क्या है भाई, ये पोटेशियम डाइक्रोमेनेट है। क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाई क्रोमेट है। और KMnO4 ये क्या भैया, लाल दवा। इन दोनों के द्वारा ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सीओडी कहलाती है। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में जब बात होगी तब तुरंत माइंड में आना चाहिए आपके कि पोटेशियम डाइक्रोमेनेट और KMnO4 के द्वारा, ठीक है, क्या है ये, केमिकल कंपाउंड है, रासायनिक ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो इनके द्वारा जब वो ऑक्सीकृत करेगा, करने के लिए हमको जो ऑक्सीजन की आवश्यकता हमको पड़ेगी वही हमारा क्या कहलाएगा, सीओडी कहलाएगा। क्लियर। सीओडी की मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है फेरन इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग फेरन इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं सीओडी को, ठीक है। और सीओडी और टीओडी देखें तो लगभग बराबर होता है, बहुत अंतर इसमें नहीं होता है, ठीक है, लगभग दोनों बराबर ही होता है। क्लियर। अब बीओडी की हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो टर्म मैं बता रहा हूं इनको ध्यान रखना, केवल मैं अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं सभी चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उतना फालतू पढ़ाने कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बीओडी की बात करेंगे, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब यह सीवेज की स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। स्ट्रेंथ मतलब मैंने पहले बताया कि इसकी सामर्थ्य, भाई देखो आपकी जो, अगर आपकी भी कुछ स्ट्रेंथ होगी, ऐसे हर एक चीज का, चाहे लैपटॉप हो उसकी भी कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो हर मटेरियल का, हर वस्तु का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। उसी तरह से सीवेज का भी एक स्ट्रेंथ होता है कि कितना ज्यादा वो तीव्र है, ठीक है। तो इसका जो है ये क्या करता है, जो बीओडी होता है ये सीवेज की स्ट्रेंथ को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक मानक तापक्रम पर निर्धारित अवधि में सीवेज में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की मांग होती है। देखिए सब में कुछ न कुछ चेंजिंग था। देखिए ऊपर वाले में क्या था हमारा, वहां पे क्या था कि हमारा कार्बनिक और अकार्बनिक, सॉरी वहां पे हमारा क्या था कि केवल अकार्बनिक था। यहाँ पे कार्बनिक, कार्बनिक में ही यहाँ पर हमारा डिग्रेबल और नॉन डिग्रेबल था, वहां पे केवल कार्बनिक था। और यहाँ पे क्या है कि बीओडी में जो है यहाँ पर हमारा एक मानक तापक्रम पर, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर क्या हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। उस टेम्परेचर पर जो है निर्धारित अवधि में, एक टाइम पीरियड में भी अगर उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा अपघटन करने के लिए जितने ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, उसे हम बीओडी कहते हैं। समझ रहे हो बीओडी क्या है, कि एक निश्चित, ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे एक स्टैंडर्ड तापक्रम हो और निर्धारित उनकी समय टाइम भी हो कि उसके उस टाइम के अंदर अगर कार्बनिक पदार्थों के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके द्वारा अपघटन करने के लिए जो भी ऑक्सीजन की वो लोग मांग करेंगे, ठीक है, या उनकी मांग होगी, वही हमारा बीओडी कहलाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड बीओडी अगर देखें तो मानक जो इनका समय है या तापक्रम है वो है 20 डिग्री 5 दिन। कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 दिन, ठीक है, पर रिपोर्ट किया जाता है। तो 20 डिग्री 5 दिन पर इनको हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, चेक करते हैं। औसत घरेलू सीवेज के लिए स्टैंडर्ड बीओडी कितना होना चाहिए, 80 ग्राम पर डे पर जो है, ठीक है, पर डे, ठीक है, पर डे होता है। क्लियर। तो इतना समझ लीजिए कि घरों से जो बीओडी है, जैसे देखिए सीवेज जब निकलता है तो एक उसका जब टेस्ट करेंगे कितना अम्लीयता होना चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो इसका मतलब आप ज्यादा गंदा पानी निकाल रहे हो घरों से, ठीक है, समझ रहे हो। ये सब भाई देखिए घरों से ही नहीं निकल सकता है, हो सकता है कहीं फैक्ट्रियां लगी हों, ठीक है, अलग अलग तरीके की फैक्ट्रियां लगती हैं, वहां से तमाम गंदे पानी निकलते हैं, वो सब भी हो सकते हैं, घरों से कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए तो नोट यहाँ पे देख लेते हैं। 5 दिन में बीओडी जो है, कुल बीओडी, अल्टीमेट बीओडी का 68% मांग पूरा कर लेता है, ठीक है। तो इसका एट 20 डिग्री पे बीओडी 5, ये आपका फार्मूला है, इससे भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं कभी क्वेश्चन, लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे, ये तैयारी वगैरह में पूछता है, हम आगे वहां पे डिस्कस करेंगे जब तैयारी का कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 68% ऑफ बीओडी अल्टीमेट, ठीक है। तो ये यहां तक बस आप लोग देखेंगे इस नोट्स में, इससे ज्यादा नहीं इसलिए देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं, और नोट्स में तो इसलिए दे रखा हूं कि ताकि यही नोट्स आपको तैयारी वगैरह में भी काम आ सके, ठीक है। तो यहां भी आप पढ़ सकते हो, तैयारी में भी पढ़ सकते हो, ये हम आगे पूरा पढ़ा देंगे। तो ये था हमारा बीओडी और सीओडी का पूरा
सिस्टम। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को? चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा एक कंडीशन देख लीजिए यहाँ पर। ये जो हमारा बीओडी 10 पे, सॉरी थियोरेटिकली अगर हम लोग देखें तो टीओडी इज ग्रेटर देन सीओडी इज ग्रेटर देन बीओडी। तो मतलब कि ये कंडीशन याद रखिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि बीओडी क्या है, सबसे छोटा आपका होगा, सबसे छोटा होगा, और उसके बाद सीओडी, फिर उसके बाद टीओडी। मैंने तो बताया था कि टीओडी इज लगभग जो आपका सीओडी होता है। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड थ्योरेटिकल ऑक्सीजन लगभग बराबर होता है, बट कुछ कंडीशन में मतलब भाई लगभग ही है ना, लेकिन एक कंडीशन में टीओडी क्या होता है, बड़ा होता है सीओडी से, सीओडी भी बड़ा होता है किससे, बीओडी से। ठीक है, समझ गए? ये कंडीशन याद रखिएगा। टेस्टिंग आपको नहीं यहाँ पे पढ़ना है। टेस्टिंग देखिए, टेस्टिंग वैसे हम थोड़ा सा एक बार बता देते हैं, ठीक है, बट पढ़ना नहीं है टेस्टिंग। ठीक है, टेस्ट आप बीओडी पढ़ना ही नहीं है। ये तीन मेथड इसके होते हैं, डायल्यूशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और डायल्यूशन। ठीक है, दो मेथड होते हैं, डायल्यूशन और डायरेक्ट। तो ये मेथड हम लोग पूरा यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले, टेस्टिंग वगैरह, क्योंकि आपके सिलेबस में बस थ्योरी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ये सब टॉपिक नहीं कवर करेंगे। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर? एक मिनट। बस अब यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है, इक्विवेलेंट और पॉपुलेशन, बस इतना समझ लीजिए कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में होता क्या है। ठीक है, बस बेसिक जानना है यहाँ पर भी। क्लियर? और बुक वगैरह में देखोगे तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आपकी इच्छा है तो बुक से पढ़ सकते हो, बट हम जो यहाँ पर पढ़ा देंगे, अगर आप इतना भी लिख के आ जाते हो तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की हम लोग यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो सीवेज में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु, शैवाल, एल्गी और प्रोटोजोआ इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आप सोच लीजिए, अब इन सब का अगर टेस्टिंग करने बैठ जाओगे ना तो बहुत लंबा पूरा प्रोसेस चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम लोग आपके सिलेबस में यहीं तक दिए रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब का क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, शैवाल, इन सब के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। 1 लीटर सीवेज में लगभग 5 से 15 बिलियन 1 लीटर सीवेज में अगर देखें तो मतलब 1 बिलियन में कितना होगा, 10 करोड़। ठीक है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं मान चलिए। तो अब यहाँ पे 5 से 15 है, अब सोच लीजिए कितने इसमें बैक्टीरिया होंगे। क्लियर? सीवेज में सबसे ज्यादा नुकसानदायक जीवाणु प्रोकैरियोटा, ठीक है, बी कोली होता है। तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक क्या होता है, प्रोकैरियोटा बी कोली होता है। और सीवेज में पाए जाने वाला सबसे अधिक जीवाणु जो होता है वो होता है सेप्रोफाइट्स होता है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये टर्म आप ऐसे बस इतना ही लिख देंगे तब पर भी आपको नंबर अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कहानी तो आप अपने से खूब लिख ही सकते हैं, हमें पता है, और बुक्स अगर कुछ लोग पढ़े होंगे तो ढेर सारी कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, बट इतना लिख देंगे सफिशियंट है। क्वेश्चन जब भी आएगा कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, और कैरेक्टरिस्टिक में तीनों कैरेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यहीं तक थी, और नेक्स्ट क्लास हम फिर लेके आएंगे। क्लियर? तो जरूर प्लेलिस्ट में आप लोग बने रहिए, प्लेलिस्ट डेली अपडेट होता रहेगा, 2-2 3-3 चर्चा करके वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, अब शुरुआत हो गई है तो अब 4-5 दिन में सभी सब्जेक्ट लगभग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। और आपका जो सोल्यूशन पेपर है, वो जो लोग पीडीएफ परचेज किए हैं हमसे प्राइम मेंबरशिप लेकर 199 का, उनको ग्रुप में पीडीएफ कल से मिल जाएगा। सभी 3rd सेमेस्टर का मिल चुका है, अब जो है 5th सेमेस्टर का भी हमें डाल दूंगा कल तक, और सबको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं को मिलेगा भैया, ऐसा नहीं है जो प्राइम मेंबरशिप लिए हैं, प्राइम मेंबरशिप वाली बात कर रहा हूं बस। ठीक है, और जिसको और प्राइम मेंबरशिप लेना है अगर, तो भैया RS 199 पे करके आप प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं, और इस नंबर पे व्हाट्सअप करना होगा। ठीक है, 9415394696 पर आप व्हाट्सअप करके हमसे आप नोट्स ले सकते हो। इसके लिए 199 चार्ज लगेगा ऑल सब्जेक्ट का। क्लियर? चलिए, तो क्लास को इन करते हैं फिर इसी बात पर। ठीक है, और वीडियो में आप लोग प्लेलिस्ट देखते रहिए, जरूर आपको